Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorial. Today we are again coming back to our series of lecture on CBSE 12th, and in this series I have given you two lectures. First was macroeconomic concepts part 1, then macroeconomic concept part 2. In today's lecture, macroeconomic concept part 3, I will be introducing you to four terms. और ये फोर टर्म्स आने वाले नेशनल इनकम के चैप्टर्स में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे वैल्यूज़ होंगी और आपको अगर पता होगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है तभी आप लोग आगे बढ़ सकोगे। ये फोर टर्म्स हैं: डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स। So let us begin with our lecture. Very simple lecture today, but very basic and very important for you. Now first thing is domestic territory. कि हम domestic territory किसको कहते हैं? देखो, कॉमन लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। आप वो नक्शा बनाते हो, वो पॉलिटिकल जोग्राफिकल बाउंड्री है, इसके साथ सी की भी लिमिट होती है, कितने नॉटिकल माइल्स तक है, वो आपकी जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। देखो क्या लिखा है पहले, डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज, देखो ये वर्ड, पॉलिटिकल जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच person, goods and capital circulate freely. In addition to political frontier, domestic territory also includes, इसके बाद आते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो जो पहली चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी वो पॉलिटिकल जोग्राफिकल बाउंड्री होगी। जो आप मैप्स में लाइंस वगैरह देखते हो वो है पॉलिटिकल जोग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा सा इससे वाइडर टर्म है कि इस पॉलिटिकल जोग्राफिकल टेरिटरी के अलावा भी हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा इसमें। देखो, पहली चीज़ है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। की मेरा एक जहाज़ है वो अमेरिका के सी लिमिट में खड़ा है, लेकिन झंडा इंडिया का है, इंडियंस ही ऑपरेट कर रहे हैं एंड इंडियन ओन्ड है। तो कहता है वो जहाज़ जो है दैट विल बिकम टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो क्या लिखा है, ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries। कहता फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, एयरक्राफ्ट आ गया कि वो जहाज जो है वो टेरिटरी किसकी है, इंडिया की है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मान लो इंडिया की कोई फ्लाइट एयर इंडिया की रशिया टू जापान जा रही है, लेकिन है इंडियन फ्लाइट ओन्ड बाय इंडिया, तो वो इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। और अगर कोई इस जहाज पे अटैक करता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन इंडिया। देखो, सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। इस सिंगापुर जो है इंडिया और जापान के बीच में, या इस दिल्ली और सिंगापुर के बीच में अगर कोई फ्लाइट है तो वो टेरिटरी किसकी है, सिंगापुर एयरलाइंस है तो सिंगापुर की। इसी तरह शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की मैंने अब आपको एग्जांपल दे दिया कि एक शिप किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी में खड़ा है, लेकिन दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आवर रेजिडेंट्स, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह कोई भी जहाज है कि बॉम्बे सी शोर पे लगा हुआ है, सपोज लेट अस से एक मलेशियन जहाज लगा हुआ है और ओन्ड बाय द मलेशिया, ऑपरेटेड बाय मलेशियंस, तो वो टेरिटरी मानी जाएगी मलेशिया की। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसी तरह आगे चलते हैं। इसमें देखो कहता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। देखो, ये मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि सी बाउंड्री भी होती है कि मान लो 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया की बाउंड्री है, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल वाटर्स शुरू होते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हो, कोई फिशिंग वेसल जाती है या कोई ऑयल रिग लगा हुआ है, ऑयल निकाल रहे हो, तो विद इन द इंटरनेशनल लॉ दैट विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। देखो फिर पढ़ो, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू ऑपरेट, कि उनका राइट होना चाहिए कि यहाँ आप ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन
ओशन विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिशिंग बोट्स है, इंटरनेशनल वाटर में जा रही है, इंडियन है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। देखो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो एम्बेसीज हमारी कहीं भी हैं वो हमारी टेरिटरी है, उनकी टेरिटरी नहीं मानी जाती और उसमें कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। सो आपको पता है अभी पीछे एक विकीलीक्स का जो ओनर था वो जाके किसी एम्बेसी में था, तो वो एम्बेसी जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाया। वाई? बिकॉज दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। उससे परमिशन के बगैर अगर मेरी कोई एम्बेसी सपोज कर लो इंग्लैंड में है, तो उस इंग्लैंड में उस एम्बेसीज में आप तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। तो दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो आपको मैंने बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या आती है, इसमें क्या क्या आता है। अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इंडिया में कंट्री में ऑपरेट कर रहा है लेकिन वो हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। जैसे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री, कि कोई एम्बेसी इंडिया में तो वो हमारी टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी इन दिल्ली, दैट इज़ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। बड़ी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, इंडिया में फॉरेन कंट्री की एक एम्बेसी उसकी टेरिटरी है, हमारी नहीं है, और उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। जापान का एग्जांपल दे दिया कि जो एम्बेसी है वो उनकी टेरिटरी मान जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ का ऑफिस इंडिया में अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी नहीं है। देखो फिर पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री, इसके अलावा आपको मैंने बताया शिपिंग एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बिटवीन टू कंट्रीज़, फिर एम्बेसीज, और फिर मैंने ये शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स बताया। इसके बाद बताया फिशिंग वेसल्स, एम्बेसीज, ये तो है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके बाद मैंने बताया कि एक्सक्लूड क्या होता है, एम्बेसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स क्या होगा कि वो आपको कुछ टॉपिक्स दे देगा और आपको कहेगा कि शो कि विच ऑफ देम इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे ये देखो, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर गवर्नड अंडर, ये आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी बतानी है। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, देन कंपनी ऑफ, देखो एक पहले इंडियन कंपनी, देखो कोई भी कंपनीज की बात नहीं मैंने की है, मैंने एम्बेसीज की बात की है। अगर कंपनी हम इंडिया की लंदन में है तो वो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी नहीं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिस हमारे यहाँ है तो वो हमारी टेरिटरी है, किसी दूसरे की नहीं। देखो माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाई ए जापानीज, अगेन दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन टेरिटरी। बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ ऑपरेट कर रही है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, अब हमारी इंडस्ट्री है बाहर लगी हुई है तो ये उनकी टेरिटरी। देखो डिफरेंस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन यही अगर कोई कंपनी है जो वहाँ फॉरेन ऑपरेट कर रही है तो वो उनकी टेरिटरी मानी जाएगी, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, इंडिया में ऑपरेट कर रहा है कोई भी फॉरेन बैंक, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ये नहीं हो गया कि वो फॉरेन टेरिटरी बन गई। इंडियन एम्बेसी इन जापान, ऑफ कोर्स इट इज आवर टेरिटरी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइनीज टेरिटरी मानी जाएगी। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी मानी जाएगी। टाटा रेंटेड ए बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, कंपनी है अमेरिका तो ये अमेरिकन ही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या इसमें से निकला कि कोई भी कंपनी का ऑफिस वो जहाँ ऑपरेट कर रहा वहाँ का रेजिडेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एम्बेसीज का आपको बता दिया, वो आपकी टेरिटरी है, ये पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक्स दे देंगे, आपको कहेंगे कि इसमें से आप बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप कंसेप्ट समझ चुके हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल जोग्राफिकल बाउंड्री प्लस फ्यू मोर थिंग्स जो आपको एम्बेसीज, शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह बताए, और एक्सक्लूजन भी बताया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। कि आप नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हो? सिटीजन ऑफ कंट्री क्या है, देखते हैं क्या है। देखो
Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in country and whose center of economic interest lies in that country, कि जो यहीं रहता हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं हो। अब सपोज कर लो कोई फॉरेनर यहाँ रह रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, उसके लिए एक कैच लगाया गया है, आप आगे जाके पढ़ोगे, 1 साल से ज़्यादा अगर वो यहाँ रहता है तो वो भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट बन गया। और आप बाई सिटीजन बाई बर्थ नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है कि अगर आप यहीं रहते हो और यहीं आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो आप नॉर्मल रेजिडेंट बन गए। फिर पढ़ो, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Normal residents include both individual and institution. इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज 2 थिंग्स। देखो, रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है। रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, यहीं रह के यहीं वो अर्निंग स्पेंडिंग कर रहा है, तो वो आपका रेजिडेंट है। अब इसमें देखो आगे क्या चाहेगा, देखो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या आता है। सिटीजन्स तो मैंने आपको कह दिया, बाई बर्थ आप के रेजिडेंट है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री हु नॉर्मली रिजाइड्स एंड रूल सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन दैट कंट्री, कोई भी सिटीजन। देन सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। Citizen of other countries who continue to live in our country for a period of more than 1 year, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट सी मैं क्या बोल रहा हूं, कहता हूँ यस, देखो लिव्स इन ए कंट्री, ये पार्ट पढ़ो आप बड़े ध्यान से। लिव इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आदमी चाहे फॉरेनर ही है, अगर वो 1 से ज़्यादा साल यहाँ रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में ही है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड AI, कि कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, IMF में कर रहा है, इंडियन सिटीजन है तो इंडियन रेजिडेंट ही ट्रीट किया जाएगा। उनका देखो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, लेकिन वहाँ अगर वर्कर इंडिया का काम करे तो वो इंडियन सिटीजन ही है। देन इसके बाद फिर देखो क्या आता है, देखते हैं। देखो एक्सक्लूड क्या करते हैं, अब ये देखो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये एम्बेसी में कोई फॉरेन का स्टाफ है, डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट के लिए कार्ड दिया जाता है कि ये डिप्लोमेट है और उसको आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस, जैसे अमेरिका ने कई कंट्रीज़ में अपनी आर्म्ड फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं। सपोज कर लो इंडियन एम्बेसी, इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी में कोई फॉरेन अटैची आया हुआ है तो वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, उन्हीं का रेजिडेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट में ये नहीं आती। एम्प्लॉयर्स ऑफ इंटरनेशनल, एम्प्लॉयर कह रहा हूँ नॉट एम्प्लॉई कह रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एम्प्लॉयर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड बैंक का ओनर, ये हमारे रेजिडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन एम्प्लॉई काम कर रहे हैं वो हमारे ही रेजिडेंट है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। देखो मोटी सी बात आप याद रखो कि कोई भी फॉरेनर्स अगर उसका स्टे 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, लिविंग असाइड फ्यू एक्सेप्शंस एम्बेसीज वगैरह, तो आपका रेजिडेंट बन जाता है वो। 2 टर्म्स हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट। फिर देखो ये आपके लिए नेशनल इनकम में एक हेडेक बन जाएगा इनको अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ टर्म आएगी और यू विल नॉट नो कि वेदर इट इज़ इंक्लूडेड और नॉट। इसके लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक्सक्लूड क्या करते हो, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कोई बॉर्डर के पास ही, नेपाल से जैसे इंडिया में काम करने को आ जाते हैं, सुबह शाम को चले जाते हैं, बांग्लादेश से आ गए शाम को चले गए। कहता है ये हमारे रेजिडेंट नहीं है, चाहे उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है, शाम को वो वापस हो जाते हैं। देखो क्या कहता है, बॉर्डर
workers who live near the international border and cross the border on regular basis to work in other country, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they work. कि जहाँ काम करते हैं वहाँ नहीं, जहाँ वो रहते हैं वो इसका नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ के बनते हैं. एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. ये अभी आपको बताया मैंने. एम्प्लॉयर है तो वो तो रेजिडेंट उनका एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे बिलोंग. कि अगर हमारे यहाँ WHO में कोई अमेरिकन काम कर रहा है तो वहाँ का रेजिडेंट है, और अगर इंडियन काम कर रहा है तो इंडियन रेजिडेंट है. वे दे बिलोंग, नॉट इंटरनेशनल. Any American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America. ठीक है, कि फॉरेनर है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वहाँ का रेजिडेंट है. लेकिन अगर इंडियन यहीं इंडिया में सिचुएटेड फॉरेन कंपनी है वहाँ काम कर रहा है, ही विल बी ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन. ये छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, तब आपकी बात बनेगी. आगे कंटिन्यू देखो, वही बात आगे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ. However, if the employees are working for more than 1 year in such international organization, then they become the normal residents of country in which such institutions are located. It means the given example, if American is working in UNO office for more than 1 year, provided his stay is less than 1 year, वो हमारा रेजिडेंट नहीं है. लेकिन अगर उसका स्टे 1 साल से ज़्यादा, तो ये 1 साल की कंडीशन आपने याद रखनी है. So you are getting two terms I have introduced: domestic territory and normal resident. Domestic territory में political, geographical plus few inclusion and few exclusion. Normal resident में citizen by birth, place of economic interest, you live and earn, and provided if you are a foreigner you must live in a country for more than 1 year, then you will be treated as normal resident of that country. Again, next. देखो इसके बाद फैक्टर इनकम. देखो फैक्टर इनकम क्या होता है? इट इज रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज. कहता है रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. दैट इज रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. कि आपने कोई काम किया उसके रिवॉर्ड में आपको कुछ मिल रहा है. देखो क्या लिखा है: इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, जो अभी बोला. फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. कि फैक्टर इनकम को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो. एग्जाम्पल: रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. बड़ा सिंपल है, रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज. देन ये इंटरेस्टिंग है. देखो ट्रांसफर इनकम कहता ये वो रिवार्ड है जो आपको बगैर कोई काम किए हुए मिल जाता, विच यू रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस. ऐसा कौन सा रिवार्ड है जो आपको बगैर कोई काम किए मिल जाता? इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, वो है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, नॉट यूजुअल पेंशन. देखो यूजुअल पेंशन अगर मेरे को पेंशन मिलती है, इट इज़ बिकॉज आई हैव रेंडर्ड सर्विसेज. वो मेरी प्रीवियस सर्विसेज का रिवॉर्ड है. लेकिन अगर यही ओल्ड एज पेंशन है तो मैंने कोई उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड की हुई. वो मैंने क्या किया है? ओल्ड एज, बिकॉज आई हैव अटेन्ड एज ऑफ 60 years, सो आई मस्ट गेट ओल्ड एज पेंशन. तो यू आर गेटिंग. बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूजुअल पेंशन इज नॉट ट्रांसफर इनकम बट पेंशन रिसीव्ड फॉर योर प्रीवियस वर्क, दैट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. देखो क्या बोलता हूँ: ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. इट इज ए यूनिलेटरल वन साइडेड कंसेप्ट. सिर्फ फ्लो करती है गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल. ओल्ड एज पेंशन के एग्जाम्पल में it is not included in national income because it does not reflect any production of goods and services. It can be received within the domestic territory of a country or abroad. कहीं से भी मिल सकती है. एग्जाम्पल: ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ये देखो क्या आ गया, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप, आपने कुछ किया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी रिवॉर्ड मिल रहा है. बाहर से भी मिल सकता है. कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो मिल गया आपको, गवर्नमेंट देती है. स्कॉलरशिप कोई फॉरेन भी मिल सकता है. लेकिन दे आर ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट है उसके लिए जिसने पे किया, और इनकम है उसके लिए जिसने रिसीव किया. और ये टर्म नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. याद रखना, मैं इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहा हूँ,
ट्रांसफर इनकम स्लैश पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब इसमें देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे आ रही है, दैट इज स्पेशल नोट। कि आपको पता है कि गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर पेमेंट मिलती है, ट्रांसफर इनकम है उनके पास। कौन सी है? ये जो आप टैक्स देते हो, देखो, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो उसको कोई आपको टैक्स की डेफिनेशन ही है, पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सिमिलरली सब्सिडी इज पेड बाय द गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट टैक्सेस देती है तो वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, लेकिन अगर यही गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, सब्सिडी क्या होता है? इकोनॉमिक हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट बिजनेस। एग्रीकल्चर में दे दिया कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी, या कोई बहुत महंगी चीज़ हो सब्सिडी दे दी कि आप इसको खरीद लो, सोलर पैनल लगा लो, इतनी सब्सिडी दे देंगे। दैट इज़ फॉर प्रमोशन ऑफ समथिंग। वो तो है ट्रांसफर पेमेंट्स। दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर इनकम है, टैक्स ट्रांसफर इनकम है, और ये ट्रांसफर पेमेंट है। सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट है और टैक्स ट्रांसफर इनकम है। टैक्स एंड दोनों चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। देखो आगे ये डिफरेंस लिखा है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। कहता है रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ये आपको बता ही दिया मैंने। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। दोनों नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस क्या है, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये इंक्लूड नहीं होता। इट इज़ ए अर्निंग कंसेप्ट, अर्न कर रहे हो, ये इट इज़ ए रिसीट कंसेप्ट, आपको मिलता है, ये अर्न करते हो, ये मिलता है। इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन। इट इज़ जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड ऑफ और गवर्नमेंट। देन रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यहाँ लिखा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगेन इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स उठाओ और उसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्या आप इसको, इसमें से कौन सी ट्रांसफ़र इनकम है, कौन सी फैक्टर इनकम है। ध्यान आपने ये रखना है कि ट्रांसफ़र इनकम वो होगी जिसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं दी है। अब देखो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोई भी आपने ट्रांसफ़र इनकम नहीं दी, कोई आपने इसमें सर्विस नहीं दी, तो इट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। सैलरी रिसीव बाय राकेश, सैलरी तब मिलती है जब कोई काम करते हो, सो नॉट ए ट्रांसफ़र इनकम। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये तो नेचुरल है, बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी सर्विस के दिए है। कंपनसेशन रिसीव्ड, कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि यू आर रिवॉर्ड फॉर ए फैक्टर सर्विस, तो ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, नॉट ट्रांसफर इनकम। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय इंजर्ड वर्कर, बाय एन इंजर्ड वर्कर, दैट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड, इंजरी हो गई तो इसकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी। देन बर्थडे गिफ्ट, ट्रांसफ़र इनकम। देन दिस इज बोनस रिसीव, बोनस क्यों मिलता है, कोई काम किया। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा आपको कि आप अपनी बुक उठाओ, उसके पीछे इस तरह के एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड, क्योंकि स्मॉल एरर जो है इसमें वो आपका 1 नंबर काट देगा। सिंपल टर्म है। देखो मैंने सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी। अब इसके बाद हम बहुत बड़े पोर्शन में एंटर करेंगे सीबीएसई के, दैट इज़ नेशनल इनकम। और कल मैं नेशनल इनकम कंसेप्ट्स, नेक्स्ट लेक्चर मेरा कंसेप्ट्स पे होगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, और ये कैसे करना है, कैसे फार्मूले बनते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल आपको पेपर में ज़रूर आते हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी आती है। तो दैट मीन्स दैट कमिंग चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए ये स्पेशली दिस वन, दिस चैप्टर इज, दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आपको मैं धीरे धीरे +2 के लेक्चर्स देते जा रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखो, स्टडी करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल। थैंक यू, सी यू अगेन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।